या गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे क्या चल रहा है पढ़ाई वढ़ाई। बीकॉम सेकेंड ईयर से आपको प्रमोट कर दिया, फाइनल ईयर में आ गए, पढ़ाई वढ़ाई अभी शुरू नहीं हुई, कॉलेज में एडमिशन लेना है। तो चलो हम लोग यहाँ पे क्लास शुरू करते हैं। बीकॉम फाइनल ईयर में आपके पास टोटल 3 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। जैसे सेकेंड ईयर में 3 थे, फाइनल ईयर में भी 3 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं। इनकम टैक्स, टैक्सेशन और प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड बजटरी कंट्रोल। इनमें से ये जो पर्टिकुलर थर्ड सब्जेक्ट है, प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड बजटरी कंट्रोल, ये सब्जेक्ट मैं पढ़ाने वाला हूँ। तो यानी कि मान लीजिए कि जो बीकॉम फर्स्ट ईयर में मेरे से पढ़ा है, सेकेंड ईयर में पढ़ा है, तो थर्ड ईयर में भी आपको मुझे झेलना पड़ेगा, राइट। तो बीकॉम फाइनल ईयर में सब्जेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड बजटरी कंट्रोल। ये सब्जेक्ट फाइनल ईयर का सबसे आसान सब्जेक्ट है। इसलिए नहीं कि मैं पढ़ा रहा हूं, ये आसान है इसलिए मैं पढ़ाता हूं, ठीक है ना। बीकॉम फर्स्ट ईयर में कॉस्ट अकाउंटिंग आसान थी, मैंने पढ़ा दी। सेकंड ईयर में कॉर्पोरेट एफएम आसान थी, कॉर्पोरेट आसान नहीं थी, एफएम आसान थी, वो मैंने पढ़ा दी। और अब फाइनल ईयर में प्रोजेक्ट प्लानिंग बजटरी कंट्रोल बहुत आसान सा सब्जेक्ट है। इस बार फिर हम लोग मिलकर साथ में ये पढ़ेंगे। इस पूरे सब्जेक्ट में टोटल 6 प्रैक्टिकल चैप्टर है, बाकी थ्योरी है। तो थ्योरी तो खैर आप लोग जानते हैं कि शुरुआत में अपन थ्योरी नहीं लेते हैं, लास्ट में अपन थ्योरी को पढ़ लेंगे। शुरुआत में हम लोग बातचीत करते हैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के बारे में। 6 जो प्रैक्टिकल टॉपिक हैं उनमें से 3 ऐसे हैं जो आपने बीकॉम सेकेंड ईयर में पढ़ रखे हैं और 3 ऐसे हैं जो यहाँ नए हैं। और इन सभी 6 चैप्टर में से एक प्रैक्टिकल टॉपिक, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन एग्जाम में कंपलसरी आएगा 20-20 नंबर के लिए। तो ये सभी 6 चैप्टर बहुत डिटेल में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, राइट। और 1 बाय 1 कोशिश ये करेंगे कि एक चैप्टर अपन सेकेंड ईयर वाला लेंगे जो पुराना रिवीजन हो जाएगा, और एक लेंगे फाइनल ईयर का जो नया चैप्टर अपने यहाँ पर ऐड हुआ। तो 1 बाय 1 इन सभी चैप्टर को अपने को डिस्कस करना है। चलिए आज की क्लास में फर्स्ट चैप्टर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं और ये है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और वेरिएंस एनालिसिस। तो फर्स्ट चैप्टर हम लोग डिस्कस करेंगे। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और वेरिएंस एनालिसिस, ओके। बीकॉम फर्स्ट ईयर में आप सभी ने पढ़ा है कि हम अपने प्रोडक्ट जो अपनी इंडस्ट्री में बनाते हैं इसकी टोटल कॉस्ट को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, मटेरियल, लेबर और अदर एक्सपेंस। इनको अगेन 2 पार्ट में सब डिवाइड करते हैं, डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट को नाम दिया प्राइम कॉस्ट का और इनडायरेक्ट कॉस्ट को नाम दिया ओवरहेड का। जब भी हम लोग अपनी इंडस्ट्री में किसी प्रोडक्ट को बनाते हैं तो प्रोडक्शन शुरू होने से पहले हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि नॉर्मल कंडीशंस में अगर इस प्रोडक्ट को बनाएं तो कितनी कॉस्ट लगनी चाहिए, चाहे मटेरियल की कॉस्ट हो, चाहे लेबर की या ओवरहेड की कॉस्ट हो। इसी कॉस्ट को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग टॉपिक को पढ़ने से पहले एक छोटी सी डेफिनेशन हम लोग डिस्कस करते हैं कि स्टैंडर्ड कॉस्ट किसे कहा जाता है। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म स्टैंडर्ड कॉस्ट? किसी भी प्रोडक्ट को किसी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में नॉर्मल कंडीशंस में और नॉर्मल एफिशिएंसी के साथ प्रोड्यूस किया जाए तो इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जितनी कॉस्ट लगनी चाहिए इसी को कहा जाता है स्टैंडर्ड कॉस्ट। द कॉस्ट विच इज लाइकली टू बी इनकर्ड to produce a product in an industry in normal conditions and with the use of normal efficiency. It is known as standard cost. स्टैंडर्ड को समझने के लिए कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, बहुत आसानी से स्टैंडर्ड समझ में आता है। सपोज करिए मेरी इस पूरी क्लासरूम में देयर आर टोटल 100 स्टूडेंट्स और मुझे ये चेक करना है कि हर एक स्टूडेंट की नॉर्मल कंडीशन में पढ़ने की स्पीड क्या है।
हर एक स्टूडेंट को मैं एक पर्टिकुलर बुक, एक नॉवल पढ़ने के लिए देता हूं। अपनी स्टडी बुक नहीं देंगे, नहीं तो नींद ही आ जाएगी। नॉवल पढ़ने के लिए दे रहे हैं और चेक करते हैं कि हर बच्चा 1 घंटे में कितने पेजेस पढ़ पाता है। हो सकता है कि आप में से कोई स्टूडेंट 1 घंटे में 5 पेज पढ़ लेता है, कोई 6 पेज पढ़ लेता है, कोई 7 पेज पढ़ लेता है, कोई 4 पेज पढ़ता है, कोई 2 या 3 पेज ही पढ़ पाता है। अब एक काम करते हैं, सभी 100 स्टूडेंट ने 1-1 घंटे में इस नॉवल के कितने पेजेस पढ़े हैं, सभी का सम करके डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट कर लेते हैं। यानी कि मैं क्या करना चाह रहा हूं, एवरेज फाइंड आउट करना चाह रहा हूं। एंड लेट सपोज 1 घंटे में ऑन एन एवरेज हर स्टूडेंट लगभग 4 पेज पढ़ पा रहा है, और मैं इसी को स्टैंडर्ड के रूप में कंसीडर कर लूंगा कि नॉर्मल कंडीशंस में और नॉर्मल एफिशिएंसी के साथ अगर हर बच्चा पढ़े तो 1 घंटे में किसी नॉवल के 4 पेज पढ़ पाता है, एंड इट इज नॉन ए स्टैंडर्ड। तो स्टैंडर्ड क्या है, कुछ समझ में आया? हम लोग यहां पर बार बार कह रहे हैं नॉर्मल कंडीशंस एंड नॉर्मल एफिशिएंसी। अभी नॉर्मल कंडीशंस हैं, बट मैं अगर आपसे बोलता हूं भैया एग्जाम के 2 दिन पहले मैं अगर आपसे आके पूछूं भैया 1 घंटे में आप कितने पेज पढ़ पाते हैं, तो आप क्या बोलेंगे, सर 1 घंटे में पेज नहीं, मेरी किताब ही खत्म हो जाती है। दैट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन एंड वी आर नॉट डिस्कसिंग अबाउट दैट स्पेसिफिक कंडीशन। अभी हम बात कर रहे हैं नॉर्मल कंडीशंस के बारे में। चलिए नॉर्मल कंडीशंस को समझने के लिए या स्टैंडर्ड को समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल और कंसीडर कर लेते हैं। ये बताएं, आप में से कोई स्टूडेंट है जिसने कभी लाइफ में चाय वाय पी हो? बोले सर पिलाते हैं तब तो पी लेते हैं, ठीक है। चलिए, अगर आप चाय पीते हैं तब तो आपको यह भी पता होगा चाय कैसे बनाई जाती है। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आपने लाइफ में कभी चाय बनाई, कभी आपने लाइफ में चाय बनाना सीखा, या एक छोटा बच्चा आपसे आके कहता है भैया दीदी मुझे चाय बनाना सिखाइए, तो आपको सबसे पहले उसे यह बताना है 1 कप चाय बनाने के लिए क्या क्या मटेरियल चाहिए और उसकी कितनी कितनी क्वांटिटी चाहिए। हम बात कर रहे हैं नॉर्मल कंडीशंस के बारे में। तो बेटा नॉर्मल कंडीशन में ऑन एन एवरेज जितने भी स्टूडेंट्स में ये बात करता हूं, मैक्सिमम स्टूडेंट का ये रिप्लाई होता है कि सर 1 कप चाय बनाने के लिए हम आधा कप दूध लेते हैं, आधा कप पानी लेते हैं, 1 चम्मच चीनी लेते हैं और आधा चम्मच चाय की पत्ती लेते हैं। इसके अलावा अदरक, इलायची या मसाला ये हम लोग स्वाद अनुसार कम या ज्यादा ले लेते हैं। एंड ऑल दीज थिंग्स आर टू बी कंसिडर्ड एज स्टैंडर्ड। इसी को हम स्टैंडर्ड के नाम से जानते हैं। नॉर्मल कंडीशंस में और नॉर्मल एफिशिएंसी, ये 2 वर्ड बार बार मैं यूज में ले रहा हूं। हम स्पेसिफिक कंडीशंस के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। स्पेसिफिक कंडीशन में क्या चेंज हो सकता है बेटा, सपोज करिए किसी एक दिन आपका एक बहुत क्लोज फ्रेंड आपसे मिलने के लिए आ जाता है और उस दिन आपको उसके लिए चाय बनाना है। तो ऐसा पॉसिबल है कि आप 3/4 कप दूध लें, 3/4 कप मिल्क लें, 1/4 कप ही उसमें पानी मिलाएं, शक्कर 1 चम्मच डालने के बाद भी बीच बीच में 1-2 बार टेस्ट करके देखें, जब परफेक्ट टेस्ट आता है वहां तक डालें। चाय की पत्ती एकदम परफेक्ट आपको लगती है कि इतनी डालनी चाहिए। दीज आर द एक्चुअल कंडीशंस एंड दीज एक्चुअल कंडीशन में डिफर फ्रॉम योर नॉर्मल और स्टैंडर्ड कंडीशंस। ये एक्चुअल कंडीशन है जो अपनी नॉर्मल कंडीशन से अलग हो सकती है। अच्छा एक बात बताओ, किसी एक दिन आपका कोई आलू चालू दोस्त मिलने के लिए आ गया और फोन करके आया कि मुझे चाय पीना है, और आप नहीं चाहते हैं कि नेक्स्ट टाइम कभी जिंदगी में अपने ये चाय पीने के लिए आए, उस दिन आपको चाय बनाना है, क्या करेंगे? बोले सर उस दिन हम पानी डालेंगे, दूध थोड़ा सा डालेंगे, शक्कर 2-3 चम्मच डाल देंगे या फिर उसकी जगह नमक डाल देंगे। दीज आर द एक्चुअल कंडीशंस एंड दीज में डिफर फ्रॉम योर नॉर्मल और स्टैंडर्ड कंडीशंस। तो स्टैंडर्ड क्या है ये तो आपको समझ में आया कि अगर किसी प्रोडक्ट को हम अपनी इंडस्ट्री में नॉर्मल कंडीशंस में और नॉर्मल एफिशिएंसी के साथ बनाएं तो इसको बनाने के लिए जो कॉस्ट लगनी चाहिए इट इज नॉन ए स्टैंडर्ड कॉस्ट, राइट। अब बात करते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म स्टैंडर्ड कॉस्टिंग? किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में प्रोडक्शन शुरू होने से पहले, अभी तक हमने प्रोडक्शन शुरू नहीं किया, प्रोडक्शन शुरू होने से पहले हम ये डिसाइड करते हैं कि अगर इस प्रोडक्ट को नॉर्मल कंडीशन में बनाते हैं तो उसके लिए कितनी कॉस्ट लगनी चाहिए, एंड इट इज नॉन ए स्टैंडर्ड कॉस्ट। ये अपने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। तो प्रोडक्शन शुरू होने से पहले हम लोग क्या डिसाइड कर रहे हैं कि स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना लगना चाहिए, राइट। अब बात करते हैं प्रोडक्शन कंप्लीट हो जाने के बाद क्या जरूरी है कि हमने जितनी स्टैंडर्ड कॉस्ट मानी थी एक्चुअल कॉस्ट उतनी ही लगे? नहीं,
स्टैंडर्ड कॉस्ट के कंपैरिजन में एक्चुअल कॉस्ट कम या ज्यादा हो सकती है। अगर इस स्टैंडर्ड कॉस्ट में और इस एक्चुअल कॉस्ट में हमें क्या मिलता है, डिफरेंस मिलता है। बड़ा डिफरेंस को हम बोलते हैं वेरिएशन, राइट। तो डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएशन, और वेरिएशन को हम लोग यहां पे क्या बोलेंगे, वेरिएंस। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट में और एक्चुअल कॉस्ट में अगर कोई डिफरेंस मिलता है विच इज ऑल्सो नोन एज वेरिएंस, तो हम पता लगाएंगे कि स्टैंडर्ड कॉस्ट में और एक्चुअल कॉस्ट में डिफरेंस क्यों आया। स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट में डिफरेंस आने के जो रीजन हैं, जो कारण हैं, हम इसको एनालाइज करेंगे, इसका विश्लेषण करेंगे, और इसी एनालिसिस को कहा जाता है वेरिएंस एनालिसिस, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का मीनिंग क्या हुआ, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने से पहले हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड कॉस्ट डिसाइड करेंगे। प्रोडक्शन कंप्लीट हो जाने के बाद हम लोग क्या पता करेंगे, एक्चुअल कॉस्ट पता करेंगे। स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट में अगर कोई डिफरेंस आया तो ये डिफरेंस क्यों आया, जो वेरिएशन आया वो वेरिएशन क्यों आया, उसके कुछ रीजन होंगे, और हम इन रीजंस को, इन कॉजेज को क्या करने वाले हैं, एनालाइज करने वाले हैं, और इसी को कहा जाता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग या वेरिएंस एनालिसिस, राइट। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या है और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या है, ये एक छोटा सा एग्जांपल के द्वारा अपने यहां पर समझने की कोशिश की है। चलिए, किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे डिसाइड की जाती है, इसके बारे में बात करते हैं। हाउ टू एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे डिसाइड करते हैं, तो बड़ा आसान है। स्टैंडर्ड कॉस्ट डिसाइड करने के लिए हम लोग कुछ साइंटिफिक टेक्निक्स यूज में लेते हैं। अब ये साइंटिफिक टेक्निक कैसे यूज में लेते हैं, अभी मैंने आपसे कहा था कि इस क्लासरूम में जितने भी स्टूडेंट बैठे हैं, अगर मुझे एक एवरेज निकालना हो हर स्टूडेंट की पढ़ने की स्पीड क्या है, तो मैंने क्या किया, एक नोवेल सभी स्टूडेंट को दी, 1 घंटे तक उन्हें पढ़वाया, उसके बाद मैंने एवरेज निकाला। ये मेरी साइंटिफिक टेक्निक है। तो साइंटिफिक टेक्निक से हम लोग स्टैंडर्ड कॉस्ट डिसाइड करते हैं, राइट। चलिए, स्टैंडर्ड कॉस्ट को समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल और कंसीडर कर लेते हैं। एक बात बताइए बेटा, कभी लाइफ में आपने गाजर का हलवा खाया है? बोले सर डेफिनेटली खाया है। अच्छा, गाजर का हलवा बनते हुए देखा है? बोले सर वो भी देखा है। अच्छा, कोई बच्चा है जिसने कभी लाइफ में गाजर का हलवा बनाया हो? वो भी कुछ बच्चे हैं जिन्होंने गाजर का हलवा बनाया है ना। तो बस इतना सा बता दीजिए कि गाजर का हलवा बनाने में क्या क्या मटेरियल चाहिए और कितनी कितनी क्वांटिटी चाहिए। अगर हमें 10 जनों के लिए गाजर का हलवा बनाना है तो 10 जनों के लिए क्या क्या मटेरियल चाहिए गाजर का हलवा बनाने में और क्या क्या क्वांटिटी चाहिए। तो गाजर का हलवा बनाने में जनरली हमें चाहिए गाजर, मिल्क, शुगर, मावा, ड्राई फ्रूट्स, इलायची वगैरह, ये जो भी आइटम है, राइट। ये है मटेरियल। बट कितनी कितनी क्वांटिटी चाहिए, क्या क्या प्राइस लगेगी, इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं। सपोज करिए किसी एक दिन आप अपने फ्रेंड्स के साथ खड़े हैं, बातों बातों में किसी फ्रेंड ने आपसे मजाक में बोल दिया, बेटा आज तो तेरे को गाजर का हलवा खिलाना ही पड़ेगा, और आपने भी जोश जोश में बोल दिया है कि यार तेरे लिए तो जान हाजिर है, शाम को आ जाना घर पे गाजर का हलवा खाएंगे। साथ वाले दोस्त बोलते हैं कि हम लोग कहाँ जाएंगे भैया, हम भी घर पे आएंगे। तो अब आपको अपने घर पर अपने 8 फ्रेंड को गाजर का हलवा खिलाने के लिए बुलाना है। जोश में बोल तो दिया, घर जाते टाइम थोड़ी टेंशन आ गई कि यार इतना सारा खर्चा हो जाएगा, पता नहीं क्या खर्चा होगा। आपकी फैमिली में, आपके घर में 2 मैनेजर हैं जो आपकी हेल्प करने वाले हैं। इनमें से एक मैनेजर है प्रोडक्शन मैनेजर और दूसरे मैनेजर है, ये है परचेज मैनेजर। बताइए ना, सच सच बताना, आपकी फैमिली में किचन में प्रोडक्शन का काम कौन करता है? आपके पापा करते हैं या मम्मा करते हैं? कौन करते हैं? मम्मा। चलिए राइट, सभी की मम्मा ही करती है, ठीक है। अब आप बताएं कि परचेजिंग का काम कौन करते हैं? तो डेफिनेटली जब मम्मा घर संभाल रही है तो बाहर का काम पापा को संभालना है, तो पापा आपके परचेजिंग का काम संभालते हैं। ये 2 हो गए मैनेजर, एक प्रोडक्शन मैनेजर और दूसरे परचेज मैनेजर। आप जाकर सबसे पहले अपनी मम्मा से बात करते हैं कि मम्मा मैंने अपने कुछ फ्रेंड्स को घर पर गाजर का हलवा खाने के लिए बुलाया है, आप ये बताएं कि 8 जनों के लिए अगर गाजर का हलवा बनाना है तो गाजर कितनी चाहिए।
तो मम्मा बोलती है बेटा 8 जनों के लिए जनरली 4 किलो गाजर चाहिए, 4 किलोग्राम गाजर की रिक्वायरमेंट होगी। तो स्टैंडर्ड हम लोग डिसाइड कर रहे हैं। आपकी मदर एक्सपीरियंस पर्सन है, सालों से गाजर का हलवा बना रही है, शी नोज वेरी वेल कि भाई 8 जनों के लिए कितना गाजर चाहिए। तो उन्होंने बताया कि 4 kg कैरेट विल बी रिक्वायर्ड। बट परचेजिंग का काम पापा करते हैं। तो अब अपन एक काम करते हैं, पापा से जाकर बात करते हैं। पापा, मैंने अपने कुछ फ्रेंड्स को घर पे गाजर का हलवा खाने के लिए बुलाया है, मम्मा ने बोल तो दिया कि 4 किलो गाजर चाहिए, अब आप ये बताओ कि ये गाजर क्या प्राइस में आएगी। फादर बताते हैं बेटा जनरली मार्केट में ये गाजर जो है ये 30 रुपीज पर केजी के हिसाब से मिलती है। तो 4 kg कैरेट परचेज करनी है 30 रुपीज पर केजी के हिसाब से, क्या आप अमाउंट डिटरमाइन कर पाएंगे? एंड इट कम्स टू 120 रुपीज एंड इट विल बी कंसिडर्ड स्टैंडर्ड कॉस्ट। जो नॉर्मल कंडीशन में आपने सोची है कि इतना लागत लगना चाहिए, ये है स्टैंडर्ड कॉस्ट। अब बात करते हैं एक्चुअल में क्या कंडीशन आती है उसके बारे में। बेटा मान लिया इस बार पहली बार लाइफ में आप जाते हैं सब्जी मार्केट गाजर खरीदने के लिए, पूरी सब्जी मंडी में 2 राउंड लगा दिए, किसी एक पर्टिकुलर जगह पर आपको बढ़िया क्वालिटी की गाजर नजर आई, आपने जाकर उन अंकल से बोला कि नमस्ते अंकल। तो अंकल को एकदम आश्चर्य हो, भैया ये कौन से कस्टमर आए आज। आपने फिर पूछा अंकल घर पे सब कैसे हैं? तो उन्होंने कहा बेटा सब बहुत अच्छे हैं, आप तो बताओ आपको क्या चाहिए। आप बोलते हैं कि अंकल मुझे कुछ गाजर खरीदनी है, पर पता नहीं अंकल क्यों आपकी शक्ल देखकर इतना इंप्रेस हुए कि आपसे बोला ठीक है बेटा आप तो ले जाओ, कितनी चाहिए। आप पूछते अंकल ये कैरेट क्या भाव दिए, गाजर कैसे दिए? तो उन्होंने कहा बेटा वैसे तो हम लोग 25 रुपए किलो दे रहे हैं, मटर सुबह सुबह बोनी का टाइम है, आप एक काम करो 20 रुपए किलो लेके जाओ। अब सोचो, या सॉरी वैसे तो हम लोग 30 रुपीज पर केजी दे रहे हैं, बट आपके लिए वो 25 रुपीज पर केजी लगाने के लिए तैयार हैं। तो अब बताइए बेटा, आपको लगता है कि जो गाजर 30 रुपए किलो मिलती है अभी आपको 25 रुपए किलो मिल रही है, तो आपने क्या किया, यहां 4 किलो की जगह उससे 5 kg परचेज कर ली। 25 रुपीज के हिसाब से कितना अमाउंट पे किया आपने? 125 रुपीज का अमाउंट पे किया। अब देख के बताओ, आपने स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना अज्यूम किया था? 120, बट एक्चुअली आपने पे कितना किया? 125। क्या स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट सेम है? बोले नहीं सर, स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट में क्या आया? डिफरेंस आया। और इस डिफरेंस को हम लोग क्या नाम देते हैं? इसे हम बोलते हैं वेरिएंस। अब पता करते हैं कि स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट में जो ये 5 रुपीज का डिफरेंस है, इसके रीजन क्या है, कारण क्या है? मतलब पहला कारण तो सर हमने सोचा था 4 kg परचेज करेंगे, बट एक्चुअली तो 5 kg परचेज कर लिया। और सेकेंड हमने सोचा था 30 रुपीज पर केजी के हिसाब से करेंगे, हमने तो 25 रुपीज पर केजी के हिसाब से खरीदा। दीज आर द कॉजेज, ये रीजन है, ये कारण है कि हमने स्टैंडर्ड कॉस्ट एक्चुअल कॉस्ट में डिफरेंस आ रहा है। वो क्यों आ रहा है? तो स्टैंडर्ड कॉस्ट में और एक्चुअल कॉस्ट में डिफरेंस आने के जो ये कारण है, इन कारणों को हमें डिटेल में यहां पर डिस्कस करना है, इनको एनालिसिस करना है कि इस क्वांटिटी में डिफरेंस आने के कारण क्या फर्क आया, प्राइस में डिफरेंस आने के कारण क्या फर्क आया, इसके अलावा भी कुछ और रीजन होंगे तो हम लोग यहां पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये एक हल्का सा इंट्रोडक्शन मान लीजिए स्टैंडर्ड कॉस्टिंग चैप्टर का, जिसमें हमने 2 चीजें खास तौर से समझी है। 2 चीजें क्या समझी है? एक चाय कैसे बनाते हैं और दूसरा गाजर का हलवा कैसे बनाते हैं। नहीं, ये 2 नहीं, हमने यहां पर सीखा है कि स्टैंडर्ड कॉस्ट का मतलब क्या है और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का मतलब क्या है। राइट? तो एक इंट्रोडक्शन क्लास हमने ली है। चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।